हेलो। देखिए, आज मैं आप लोगों को करेंट चैप्टर क्लास 10th की करेंट चैप्टर ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस बताने जा रहा हूँ। और रेजिस्टेंस के साथ साथ में ओम्स लॉ होगा, ठीक है, कंडक्टेंस होगा, ठीक है, ओम्स लॉ होगा, कंडक्टेंस होगा, डायग्राम होगा, किसकी ग्राफ होगा, आई भी ग्राफ, भी आई ग्राफ, ठीक है, इतना सारा होगा। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ भी होगा, ठीक है। और वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ के साथ साथ में हो सकता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी करा दे, ठीक है। इतने सारे होंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल की ओर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्या, कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग टॉपिक लेके चलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। रेजिस्टेंस होता क्या है। जो भी रुकावटें करंट को फ्लो होने में, ठीक है, थ्रू द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर से करंट को जो फ्लो करने में जो रुकावटें आती, जो दिक्कतें आती, उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। द ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब जो भी रुकावट है, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। फ्लो ऑफ करंट कहाँ से, थ्रू द कंडक्टर, ठीक है, बाय द कंडक्टर। मतलब जो भी करंट जो फ्लो करेगा, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट जो होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो भी रुकावटें, जो भी दिक्कतें करंट को फ्लो होने में किसी भी कंडक्टर से, ठीक है, जो भी रुकावटें हैं, जो भी दिक्कत होता है करंट को फ्लो करने में किसी भी कंडक्टर से, मेटेलिक वायर से, तो वो कहलाता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात होती है, रेजिस्टेंस होता क्या है, क्यों रुकावटें आती हैं, क्यों दिक्कतें होती हैं। तो देखिए इसी को हम लोग थोड़ा सा फिगर के थ्रू समझते हैं। सपोज कर लीजिए ये मेटल की वायर है, सपोज कर लिए कि ये क्या है, मेटेलिक वायर है, ठीक है। तो जब मेटेलिक वायर होगा तो उसमें क्या होगा, आयंस होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये जो मेटेलिक वायर है तो इस मेटेलिक वायर में क्या है, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, मतलब मेटेलिक वायर, तो क्या होता है उस कंडीशन में कंडक्टर वायर्स क्या करता है, ऑफर्स सम ऑब्स्ट्रक्शन। तो कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आता है, कुछ दिक्कतें आती है, जिसे हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो मेटल वायर जो है, ठीक है, मेटल वायर में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन्स है, डायरेक्शन उसकी इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसा होता है, ये जो पॉजिटिव आयन होता है वो फिक्स्ड होता है किसी भी मेटल, ये क्या मेटेलिक वायर, तो ये हमारा क्या है, ये मेटेलिक वायर है। तो किसी भी मेटेलिक वायर में क्या होता है, पॉजिटिव आयन होता है, नेगेटिव आयन होता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसी भी मेटेलिक वायर से, ठीक है। उसकी डायरेक्शन हम लोग देख लेते हैं, हो सकता है ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो, ठीक है, हो सकता है ऐसे भी हो। फिर इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है, पॉजिटिव जो आयन होता है, ठीक है, वो मूव नहीं करता है, ठीक है। पॉजिटिव आयन जो होता है वो फिक्स होता है, कौन मूव करता है, नेगेटिव आयन मूव करता है। ये हम लोग किसी भी मेटेलिक वायर का, मेटेलिक कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। पॉजिटिव आयन, ये जो पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, मूव कौन करता है, निगेटिव चार्ज मूव करता है,
ठीक है। तो जब नेगेटिव चार्ज मूव करता है देखिए, चूँकि इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑलमोस्ट फ्री होता है, फ्री, ठीक है, इसीलिए वो मूव करता है। और वो भी क्या रैंडमली मूव करता है और एक दूसरे से कोलाइड करता रहता है। तो जितना नंबर ऑफ, देखिए बैलेंस कैसे होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर ऑफ नेगेटिव मिल जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो क्या करेगा, एक दूसरे को बैलेंस कर देगा, ठीक है। मतलब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जीरो हो गया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, करंट बोलते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जीरो हो गया मतलब यहाँ पे करंट नहीं फ्लो कर रहा है। किसी भी मेटल वायर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इसलिए बोला जाता है मेटेलिक वायर में जब तक उसमें कोई सोर्सेस ऑफ करंट नहीं लगा दे, जैसे सोर्सेस ऑफ करंट में क्या आ जाएगा, सेल या फिर बैटरी आ जाएगा। तो इस कंडीशन में मेटेलिक वायर है, इस कंडीशन में करंट फ्लो नहीं करता, यही रीज़न है। हम लोग बोल सकते हैं या नहीं तो ऐसे भी बोल सकते हैं, ये डायरेक्शन है, इसके अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक दूसरे को बैलेंस कर लेता है। इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन मतलब न्यूट्रलाइज कर लिया, बैलेंस कर लिया, सिंपल सी बात है। कोई इस डायरेक्शन में है, कोई इस डायरेक्शन है, मतलब एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि देखिए इस मेटेलिक वायर में, मेटेलिक वायर है, इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक मतलब करंट की सोर्सेस से। मान सपोज कर लेते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं किससे, बैटरी से लगा दिए, ठीक है। देखिए इसे क्या कर दिए हम लोग, किससे कनेक्ट कर दिए, सेल से कनेक्ट कर दिए, है ना, ये सेल से कनेक्ट कर दिए, या फिर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अब ध्यान से देखिए एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली में होता क्या है, करंट जो है, करंट क्या है, इट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ठीक है। इसका मतलब करंट किधर, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इस डायरेक्शन में और इसके अपोजिट वाले डायरेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, करंट का डायरेक्शन बोलते हैं। इसीलिए ये क्या कहलाता है, इसलिए कहलाता है ये कन्वेंशनल करंट। मतलब अब जो इतिहास बदल गया है, इतिहास बन गया है, अब वो चेंज नहीं हो सकता, बहुत सारा थीसिस हो गया उस पर, बहुत सारे कंसेप्ट हो गया, इसीलिए उसको बदल नहीं सकते हम लोग। लेकिन ये होता क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो क्या कहलाता है, जो कहलाता है करंट। बट इस इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो होता है उसके अपोजिट वाले डायरेक्शन को ही हम लोग क्या लेते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन को ही हम लोग लेते हैं करंट का फ्लो। मतलब बोल सकते हैं जिस डायरेक्शन में, मतलब जिस पोटेंशियल, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस भी और जीरो माइनस करेंगे तब जाके भी आएगा पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा। तो हम लोग क्या लेते हैं, इस देखिए ये जो सेल है, सेल की जो पॉजिटिव चार्ज है उसके डायरेक्शन को हम लोग क्या लेते हैं, उसी के डायरेक्शन को हम लोग करंट का डायरेक्शन मानते हैं। और इसलिए बोला गया है कि वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कन्वेंशनल करंट, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में होता क्या है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है, ठीक है, इस मेटल वायर के थ्रू, वो क्या करेगा, रैंडमली मूव करेगा। मतलब सोर्सेस ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसे कारण से मूव करता है, मतलब बंच में चलता है वो इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो क्या हो जाएगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, उसमें क्या आ जाएगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। रैंडमली मूव करेगा तो ये क्या करेगा, दूसरे से टकराते रहेगा। जब एक दूसरे से टकराएगा तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा, और जब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा तो किस फॉर्म में वो काइनेटिक एनर्जी अपने एनर्जी को लूज करेगा, वो लूज करेगा हीट के फॉर्म में। ये एक दूसरे से टकराएगा, ये एक दूसरे से टकराएगा, टकराते हुए जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, उसमें करंट स्लो पास करेगा। मतलब बोल सकते हैं कि उसमें रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड हो रहा है, और जब रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड होगा तो करंट धीरे धीरे फ्लो करेगा। यही कंसेप्ट है किसकी, रेजिस्टेंस की। जो किसी भी वायर में क्या होता है, मेटल वायर का बात करें, धीरे धीरे करंट फ्लो करेगा, यही कारण है, ठीक है। वो बल्क में, गुच्छे में नहीं मूव करेगा, ज़्यादा मूव नहीं करेगा, धीरे धीरे मूव करेगा, जिसके कारण से करंट क्या हो जाएगा, स्लो पास करेगा। तो ये था कंसेप्ट हमारा रेजिस्टेंस का, ठीक है। अब रेजिस्टेंस हो जाने के बाद क्या आता है, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ किसका रिलेशन दिखाता है, ओम्स लॉ जो है, ये जो ओम्स लॉ है रिलेशन बनाता है, रिलेशन किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस। देखिए, तो किसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब भी आई और आर के बीच में क्या बनाएगा ये रिलेशन। कौन बनाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ओम्स लॉ, यही रिलेशन बनाता है। तो क्या रिलेशन है, क्या है ओम्स लॉ, तो चलिए देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग, ठीक है, द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, अक्रॉस इट्स एंड। अक्रॉस इट्स एंड का मतलब जहाँ जिस वायर से करंट फ्लो करेगा। और इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन यही है कि प्रोवाइडेड दैट द फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें कंडीशन यही है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर नहीं चेंज होना चाहिए। तो कैसे हम लोग लिखते हैं, देखते हैं, चलिए। तो ओम्स लॉ क्या है, ये रिलेशन हो गया इसके बीच में। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ मतलब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कहता है द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional, किसके, is directly proportional to the potential difference। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। provided that its physical condition and temperature remains constant। ठीक है, तो ये था हमारा ओम्स लॉ। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ठीक है, अब क्या है, व्हेन देखो होता क्या है, ये तो हमारा डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग इस डेफिनेशन को मैथमेटिकली और क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूले के टर्म पे लाएंगे। जैसे सपोज क्या, इफ़ अ करंट आई यदि फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर से, ठीक है जी, किसी भी कंडक्टर से जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है भी एंड रेजिस्टेंस क्या है आर। ठीक है, तो चलिए, आई करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर से जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस भी एंड क्या प्रोड्यूस होता है उसमें रेजिस्टेंस आर। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर बोल सकते हैं कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, दोनों बात बराबर है। अब ये डायरेक्टली को हटाना है तो आर कर देंगे, आर इंटू आई कर देंगे, और यहाँ पे एक डेरिवेशन हो जाएगा किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, भी इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू आई, तो भी इक्वल टू आर आई। अब देखिए यहाँ पर आर क्या है, ये जो आर है, आर क्या है, आर इज अ कांस्टेंट। आर क्या है, एक कांस्टेंट है, आर इज अ कांस्टेंट जिसे हम क्या बोलते हैं, विच इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो आर क्या है यहाँ पे, आर कांस्टेंट है, आर इज अ कांस्टेंट, आर कांस्टेंट है जिसे क्या बोलते हैं, आर इज अ कांस्टेंट विच इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर।
तो आर कांस्टेंट हो गया, जिसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए तो आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, V बाई आई। तो आर क्या हो गया, आर किसके इक्वल हो गया, आर हो गया V बाई आई। ठीक है, तो यहाँ पे आर क्या हो गया, आर इक्वल टू हो गया V बाई आई। ठीक है, तो आर हो गया V बाई आई, तो आर क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए और करंट चाहिए। ठीक है, आर फाइंड करना है तो क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, आर इक्वल टू V बाई आई। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर तो आर हो गया, अब आर की हम लोग क्या करेंगे, एसआई यूनिट ढूंढते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। एसआई यूनिट ऑफ आर मतलब रेजिस्टेंस। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, ये भी मीन्स पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट। चलिए पहले ऐसे लिखते हैं, करंट का क्या है, एम्पियर। तो वोल्ट बाई एम्पियर मिलके क्या बनता है, यही बनता है ओम, जिसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो गया, ओम। ठीक है, चलिए तो ये हो गया ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे हो गया रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या हो गया, ओम हो गया। अब यहाँ से क्या है, एक डिफिनीशन और आता है। देखिए यहाँ से एक डिफिनीशन और आता है, किसकी डिफिनीशन, 1 ओम। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफिनीशन ऑफ 1 ओम। ठीक है, 1 ओम की डिफिनीशन। तो कैसे हम लोग 1 ओम की डिफिनीशन डिराइव करते हैं, देखिए क्योंकि आर जो है, आर इक्वल टू होता है V बाई आई। आर इक्वल टू V बाई आई, V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, I मीन्स करेंट। ठीक है, तो ये हो गया आर इक्वल टू V बाई आई। V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, I हो गया करेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आर इक्वल टू क्या हो गया, आर इक्वल टू V बाई आई। ठीक है, तो चलिए आर इक्वल टू V बाई आई। अब देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है, ओम। तो चलिए ओम, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल जो लिखना है, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल क्या हो गया, वोल्ट। तो क्या लिखेंगे, 1 वोल्ट। करंट क्या है, 1 एम्पियर। एम्पियर होता है ऐसा यूनिट, क्या लिखे, 1 एम्पियर। तो यहाँ पे क्या कर दिए, 1 ओम। किसकी डिफिनीशन चाहिए, 1 ओम की डिफिनीशन। अब यहीं से लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 1 ओम इज डिफाइंड एज, 1 ओम को डिफाइंड करेंगे हम लोग। कैसे डिफाइन करेंगे 1 ओम, इफ 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग। ठीक है, 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस किसका, 1 वोल्ट का। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। ठीक है, तो वो होता है 1 ओम की डिफिनीशन। तो चलिए ऊपर में लिखते हैं 1 ओम है क्या। तो देखिए 1 ओम की डिफिनीशन। ठीक है, उसका और कुछ करना है तो चलिए देखते हैं 1 ओम की डिफिनीशन क्या है। तो 1 ओम, ठीक है, चलिए 1 ओम इज डिफाइंड एज, यहां पे लिखते हैं तो 1 ओम को कैसे डिफाइन करते हैं, 1 ओम इज डिफाइंड एज व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। क्या, 1 एम्पियर करंट। देखिए व्हेन 1 एम्पियर, when a current of 1 ampere is flowing when a current of 1 ampere when
करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू, ठीक है, 1 एम्पियर का करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है, 1 एम्पियर, करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर व्हेन, कितना पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट, व्हेन 1 वोल्ट, व्हेन ऐसा लिख देते हैं, व्हेन अ पोटेंशियल, दैट मीन्स व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। देखिए मतलब यह है 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर से, ठीक है, जब उसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट। इसे ही बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं 1 ओम। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसकी डिफिनीशन पूछा जाता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, अभी कुछ और कंसेप्ट है, तो और कंसेप्ट हम लोग करेंगे, ठीक है, उसके बाद ग्राफ करेंगे, IV ग्राफ और VI ग्राफ, ठीक है, उसके बाद ओम्स लॉ को वेरीफाई करते हैं। तो देखिए क्या, चलिए नेक्स्ट अब है, देखिए कुछ और कंसेप्ट है। चलिए ओम्स लॉ से हम लोग क्या कर रहे थे, ओम्स लॉ के थ्रू, है ना। अब देखिए ओम्स लॉ, हम ओम्स लॉ में क्या किए थे, V = IR, ये सब सारा कर चुके थे, ठीक है। अब देखिए फॉर अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है, उस कंडीशन में सपोज हम क्या करते हैं, अब ये जो I है मतलब जो करंट है उसको क्या ले लेते हैं, I = 1, मतलब यूनिट करंट ले लेते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन I = 1, दैट मीन्स यूनिट करंट। अब इस कंडीशन में I की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, V = 1 × R, देयरफॉर V = क्या हो गया, R। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल हो गया, रेजिस्टेंस के इक्वल हो गया। कब, जब किसी भी कंडक्टर से यूनिट करंट फ्लो करेगा, मतलब 1 एम्पियर की करंट फ्लो होगी, तो उस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कब, जब क्या होगा, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज न्यूमेरिकली, resistance of a conductor is numerically equal to potential difference if unit current मतलब 1 ampere of current is flowing through it। मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकली पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। कब, जब 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, ठीक है, इसको याद रखना है। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो रेजिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन 1 एम्पियर, मतलब when 1 ampere या यूनिट करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, यही हो जाएगा, तो यही कहलाएगा, क्या कहलाएगा ये, तो ये कहलाएगा ये दोनों इक्वल। तो चलिए अब क्या है, देखिए ध्यान से, अब हम लोग क्या देखते हैं, दूसरा है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस होता क्या है, कंडक्टेंस है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। तो यहीं लिखते हैं कंडक्टेंस क्या होता है, 1/रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कंडक्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टेंस का। इसका मतलब ये है 1/R, मतलब 1/ओम, तो ये चलेगा Ω-1, जिसको बोलते हैं ओम पर मीटर, दैट मीन्स पर ओम,
यहाँ पर लिख दिए पर ओम। ये था कंडक्टेंस। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं IV ग्राफ। ठीक है, तो IV ग्राफ क्या है, VI ग्राफ क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के वर्सेस ग्राफ देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो IV ग्राफ क्या है, कौन ग्राफ, IV ग्राफ। तो IV ग्राफ क्या है, ठीक है, किसी भी मेटेलिक कंडक्टर में, ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है, V/I जो होता है उसका रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। V/I किसके इक्वल होता है, R इक्वल टू क्या कहलाता है, R इक्वल टू होता है V/I। ठीक है, और ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग IV ग्राफ। ये है I का मतलब करंट, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब सपोज यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6, 10 20 30 40 50। चलिए अब यहाँ पे जब वोल्ट, देखो वोल्ट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में होता है, करंट क्या है, ये होता है एम्पियर में। ठीक है, तो चलिए अब है, मान लीजिए वोल्ट है, 1 वोल्ट है, तब करंट क्या है 10। सपोज कीजिए ये 10 है, ऐसे कर देते हैं, ये है 10 20 30 40 और ये 50 है, ये है I, ये है एम्पियर। अब सपोज 1 वोल्ट में कितना है 10 एम्पियर, 2 में कितना है 20, 3 में कितना है 30, 4 में कितना है, 5 में कितना है, चलिए 5। अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसा जाएगा, ग्राफ जाएगा स्ट्रेट लाइन, ST लाइन। और कहाँ से पास करेगा, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन जाएगा, स्ट्रेट लाइन एंड पासिंग कहाँ है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, अब देखते हैं, चलिए देखते हैं दूसरा। अब मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा, अब मान लीजिए इसके थ्रू हम लोग को फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो क्लास 9th में पढ़े हैं जो स्लोप फाइंड करना होता है। ठीक है, उसके लिए क्या किया जाता है, तो चलिए देखते हैं हम लोग स्लोप फाइंड करते हैं। तो ऐसा है ये कि हम लोग इसको फिर से बनाते हैं। देखिए ये स्ट्रेट लाइन था, है ना, ये I था और ये V। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिए। ठीक है, तो स्लोप दैट मीन्स स्लोप ऑफ द लाइन, मतलब स्लोप होता है, मान लीजिए इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, ABCD, ये हो जाएगा AB/BC। तो स्लोप फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर इस पे और इस पे, AB/BC। देखिए यही स्लोप होता है। ठीक है, और AB को क्या बोल सकते हैं, AB दैट मीन्स ये, तो ये क्या है I। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा डेल्टा I, दैट मीन्स ये I है, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा I/डेल्टा V। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन करंट और चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ के बीच का। तो ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा। डेल्टा का मतलब स्मॉल चेंज होता है, स्मॉल चेंज इन करंट। डेल्टा V का मतलब स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ही होता है डेल्टा V। मतलब ये हो गया हमारा स्लोप। ठीक है, तो ये क्या कहलाया, ये क्या कहलाया, हमारा स्लोप। अब देखिए, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, R इक्वल टू V बाई क्या होता है I। ठीक है,
R इक्वल टू V बाई आई। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो इसे हम लिख सकते हैं 1 बाई डेल्टा V बाई डेल्टा आई लिख सकते हैं। बोलिए, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये I इधर शिफ्ट कर जाएगा, ये I शिफ्ट कर गया तो 1 इंटू डेल्टा आई मतलब ये बन गया। ठीक है, मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 बाई आर, क्योंकि R इक्वल टू क्या होता है V बाई आई, ओम्स लॉ से डेल्टा V बाई डेल्टा आई, यही काम किए हम, मतलब 1 बाई रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। ठीक है, 1 बाई रेजिस्टेंस हो गया, मतलब लिख सकते हैं 1 बाई रेजिस्टेंस किसका, वो तो अलग बात है कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, मतलब क्या बन गया, ये बन गया स्लोप। ये क्या बन गया, तो ये बन गया हमारा स्लोप। ठीक है, इसे ही बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसे स्लोप बोलते हैं, है ना ये। तो चलिए अब ओम्स लॉ का क्या लिमिटेशंस है, उसका लिमिटेशंस है क्या होना चाहिए, करेंट रिमेन्स सेम, मतलब सॉरी करेंट रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब करंट कांस्टेंट होना चाहिए। यदि हम बोले लिमिटेशंस, किसका लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ का लिमिटेशंस क्या है कि करंट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, इसे हम लोग थोड़ा सा रब करते हैं। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, तो देखते हैं, चलिए यहीं पे लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस यही है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अब चलिए देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं, ग्राफ देखते हैं, किसका ग्राफ, अभी हम लोग किए आई भी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, अभी हम लोग आई भी किए थे, इस बार क्या करेंगे वी आई ग्राफ करते हैं। तो देखिए क्या होता है, तो वी आई ग्राफ हम लोग यहाँ पे करते हैं, वी आई ग्राफ देखिए ये था आई भी ग्राफ ये। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये था आई भी, अब हम लोग क्या करेंगे वी आई ग्राफ। तो वी आई ग्राफ देखते हैं यहाँ पे क्या है, तो चलिए इसे ले लेते हैं भी पोटेंशियल डिफरेंस और इसे ले लेते हैं आई मतलब करंट। ठीक है, अब इसके ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो इसका ग्राफ कैसे होगा, इसका ग्राफ भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही जाएगा। ठीक है, करंट ले सकते हैं 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर, यहाँ 10 वोल्ट 20 वोल्ट, तो स्ट्रेट लाइन जाएगा और ओरिजिन से पास करेगा। तो चलिए ये हो गया ओरिजिन हमारा। ठीक है, अब देखते हैं, अब मान लीजिए अब इसका पोजीशन फाइंड करना है, तो एक पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, एक पॉइंट यहाँ, दैट मीन्स ये P ये Q। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ से, ठीक है, और इस पॉइंट से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो है इसे ले लेते हैं Q। ठीक है, तो चलिए ये पॉइंट P है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये करंट है, दैट मीन्स आई बी कर लेते हैं और इसे आई ए कर लेते हैं। चलिए ठीक है, इसको कर लेते हैं ए और इसको बी कर लिए, तो ठीक है, तो डेल्टा बी डेल्टा ये कर दिए भी, मतलब दैट मीन्स क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर रहा है, कैसे चेंज कर रहा है, तो मान लीजिए इसे ए ले लेते हैं, ए है क्या यहाँ, चलिए ए भी है, तो इसे ए बी, इसे सी कर दिए, इसे डी कर दिए। ठीक है, ये बी ऑलरेडी है, चलिए ये सी है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, ये ग्राफ है, तो अब हम लोग क्या देखते हैं, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डेल्टा भी।
ठीक है, चेंज हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ क्या है, ये हो जाएगा डेल्टा आई, तो ये भी हो जाएगा डेल्टा आई। क्यों हो गया डेल्टा आई? करंट यहाँ था, इसको माइनस कर दिए तो ये निकल गया, मतलब डेल्टा आई, मतलब चेंज हो गया करंट में। तो ठीक है, चेंज हो गया करंट में। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो R इक्वल टू क्या होता है, V बाई आई। ठीक है, तो V बाई आई में हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा V बाई, क्या लिख दिया, डेल्टा V बाई डेल्टा आई। ठीक है, और ये क्या देता है, ये देता है स्लोप। ठीक है, तो दूसरा क्या लिख सकते हैं, देखिए दूसरा लिखते हैं स्लोप, किसका स्लोप, ऑफ V एंड I। ठीक है, तो V या फिर कर सकते हैं V वर्सेस I, जो लिखना है। तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा डेल्टा V बाई डेल्टा आई। तो डेल्टा V बाई डेल्टा आई क्या बोलते हैं, V बाई आई R, मतलब रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, मतलब ग्रेटर इज द स्लोप, ग्रेटर इज द स्लोप ऑफ VI ग्राफ ग्रेटर द रेजिस्टेंस। VI ग्राफ का स्लोप क्या हो गया, ग्रेटर द स्लोप ऑफ VI ग्राफ greater will be the resistance, greater will be the resistance, किसका, तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ग्रेटर विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो देखिए यही कंसेप्ट था। इसके बाद कंसेप्ट आता है, अच्छा इसके बाद वेरिफिकेशन आएगा ओम्स लॉ का। ठीक है, उसके बाद आएगा ओमिक कंडक्टर, नन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, उसके बाद आएगा कौन कौन सा फैक्टर है जो रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसके बाद आने वाला है, तो चलिए देखते हैं इसके अगला टॉपिक क्या है। ठीक है, एंड नन ओमिक कंडक्टर। तो ओमिक कंडक्टर जैसा कि नाम से पता है, ओमिक कंडक्टर जो क्या करे, ओम्स लॉ को ओबे करे, उसे बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को ओबे करता है उसे बोला जाता है ओमिक कंडक्टर। फैनॉन है, ये हो गया ओमिक कंडक्टर। अब देखिए यहाँ से, इसलिए मैं पहले लिख दिया, द कंडक्टर विच ओबे द ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर, या इसका दूसरा नाम है लीनियर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया ओमिक कंडक्टर या फिर लीनियर रेजिस्टेंस। अब एग्जांपल में ऑल मेटेलिक कंडक्टर, जैसे कि सिल्वर होता है, कॉपर होता है, आयरन होता है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इससे करंट पास कर जाएगा, इसीलिए इसे बोला जाता है ओमिक कंडक्टर। ठीक है, यह दूसरा नाम है इसका लीनियर कंडक्टर, या इसे बोलते हैं लीनियर कंडक्टर। ठीक है, तो ये हो गया ओमिक कंडक्टर और लीनियर कंडक्टर। अब उसकी ग्राफ प्लॉट करेंगे, VI ग्राफ, तो क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा ये। ठीक है, अब है नन ओमिक कंडक्टर। तो नन ओमिक कंडक्टर या नन लीनियर रेजिस्टेंस, ये क्या करेगा, ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। जैसे LED हो गया, सोलर सेल हो गया, जंक्शन डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, फिलामेंट हो गया। अब इसका जो स्लोप होगा वो क्या है, ओरिजिन से पास नहीं करेगा। देखिए, और क्या है, ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा, लेकिन ओमिक कंडक्टर का वो ओरिजिन से पास करेगा। इसका ग्राफ हम लोग देख चुके हैं, ओम्स लॉ का ग्राफ, VI ग्राफ। अब ये इसका जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ VI ग्राफ क्या हो जाएगा, VI ग्राफ का स्लोप डिफरेंट होगा। ठीक है, जबकि स्लोप ऑफ VI ग्राफ ओमिक कंडक्टर में क्या होगा, सेम होगा। और ये जो ओमिक कंडक्टर है और नन ओमिक कंडक्टर है, इसके बारे में यदि पता हो तो इसका डिफरेंस हम लोग खुद से खुद कर सकते हैं। तो ठीक है, ओमिक कंडक्टर और नन ओमिक कंडक्टर का जो डिफरेंस है आप लोग खुद कर लीजिएगा, नहीं होगा तो मैं कर लूँगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कौन कौन सा फैक्टर जो अफेक्ट करता है, किसे अफेक्ट करता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो चलिए देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कौन कौन सा फैक्टर्स है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर में पहला आता है मटेरियल ऑफ, ठीक है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। दूसरा क्या आता है, लेंथ। तीसरा क्या आता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और चौथा आता है टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जो चारों है ये क्या करता है, यही फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है। तो चलिए पहला देखते हैं,
फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, फैक्टर्स affecting the resistance, factors affecting the resistance of a conductor. तो कौन कौन सा फैक्टर है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर में नंबर 1 मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ये है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। लेंथ, ये हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर। नंबर 3 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। नंबर 4 टेम्परेचर। ठीक है, ये देखिए तो कौन कौन सा फैक्टर है जिस पे रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर अफेक्ट करता। पहला था मटेरियल लेंथ, ठीक है, मटेरियल लेंथ। एरिया, इसको एरिया को हम थिकनेस भी बोल सकते हैं, तो चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं थिकनेस। और तीसरा क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, तो पहला क्या है, मटेरियल। तो देखिए मटेरियल ऑफ द कंडक्टर में क्या है, हर अलग अलग कंडक्टर जो होता है, हर अलग अलग कंडक्टर का क्या होता है, मटेरियल अलग अलग होता है। अब जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल में लेते हैं, मान लीजिए कॉपर है, ठीक है, सिल्वर है, मान लीजिए कोई गोल्ड का बना दे, AU है, एल्युमिनियम है। तो हर अलग अलग कंडक्टर में ज़रूरी था उठाना, नहीं तो हो गया। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, कौन कौन सा फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है? पहला हो गया मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो मटेरियल ऑफ द कंडक्टर में क्या आ जाएगा, हर अलग अलग कंडक्टर जो है, हर अलग अलग मटेरियल, जैसे कॉपर है, कॉपर में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, सबसे कम रेजिस्टेंस होता है, गुड कंडक्टर होता है, ये कौन होता है, सिल्वर। तो हर अलग अलग, ठीक है, हर अलग अलग मटेरियल में क्या हो जाएगा, अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, किसी में कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा। सबसे कम होता है किस में, सिल्वर में और गोल्ड में। अब लेंथ है, यहाँ पे देखेंगे लेंथ जो है किसी भी कंडक्टर का जो लेंथ है, तो किसी भी कंडक्टर का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, उस पर भी क्या होता है, रेजिस्टेंस उस पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। ज़्यादा लेंथ होगा रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है उसका इन्वर्स होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इन्वर्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसी भी मटेरियल का ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम लगेगा। ठीक है, और नंबर लास्ट होता है टेम्परेचर। तो नंबर लास्ट में क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में क्या होता है तो डिपेंडेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, जैसे किसी भी कंडक्टर का जो टेम्परेचर है इंक्रीज करता है, तो उस समय इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करता है। इसलिए मूव करता है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसका मॉलिक्यूल्स जो रहता है किसी भी कंडक्टर में, जो उसका मॉलिक्यूल्स रहता है, जो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है, जैसे ही हीट होगा तो उसके बीच का जो क्या होता है, पार्टिकल्स दूर दूर हट जाएगा। दैट मीन्स इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, जैसे ही हीट करेंगे, स्टार्टिंग में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो क्या होता है, कम रहता है। जैसे ही हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका जो मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर भाग जाएगा। अब इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा। ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में करंट क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी पास करेगा। तो ये सब सारा जो है, ये सब सारा फैक्टर्स हो गया। कौन फैक्टर्स है, 4 है। मटेरियल ऑफ द कंडक्टर हो गया, लेंथ हो गया, एरिया हो गया और टेम्परेचर। तो अब हम लोग देखते हैं, ये इन्वर्स होता है, रेजिस्टेंस इन्वर्स होता है किसके, एरिया ऑफ द स्क्वायर। देखिए ये इन्वर्स होता है, और क्या होता है,
एरिया का इन्वर्स हो गया, मतलब एरिया ज़्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस क्या लगेगा, रेजिस्टेंस कम लगेगा। चलिए देखते हैं। अब जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली होता है लेंथ के, रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली होता है लेंथ के। लेंथ ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, ठीक है। लेंथ कम होगा तो रेजिस्टेंस कम लगेगा। और रेजिस्टेंस क्या होता है, एरिया। एरिया का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए लिखे या स्मॉल ए लिखे। अब ये दोनों, इसी दोनों से रिलेशन एक बनता है। क्या रिलेशन बनता है तो देखिए थोड़ा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, आर एल इंटू 1/a, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये इसे हम क्या लिख सकते हैं, L/a, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसको रिमूव करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, एक कांस्टेंट डाल देंगे और वो इक्वल हो जाएगा रिहोस्टेड, ये हो जाएगा L/a। देखिए यहाँ पे एक रिलेशन हो गया। क्या रिलेशन हो गया, R इक्वल टू, इसे बोलते हैं रो, R इक्वल टू रो L/a। तो ये क्या है, वेयर रो इज अ कांस्टेंट, इसे बोलते हैं रो, रो इज अ कांस्टेंट, रो इज अ कांस्टेंट विच इज नोन एज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखिए इसे बोलते हैं रो। अब क्या है, यहाँ से एक रिलेशन निकालते हैं हम लोग, रो, ध्यान से देखिएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो गया, रो एल इंटू 1, तो रो एल ये हो गया R इंटू ए, ठीक है। तो रो इक्वल टू क्या हो गया, R इंटू A/L, R इंटू A/L, ठीक है। तो ये हो गया रो, L नीचे चला गया, R इंटू A/L, ठीक है। तो ये हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब SI यूनिट, किसकी SI यूनिट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो क्या होता, R मीन्स रेजिस्टेंस ओम, एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, ये कट गया, क्या बन गया, ओम मीटर, जिसे बोलते हैं ओम मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है ये, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या जिसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो हो गया रो इक्वल टू R इंटू A/L, R इंटू A/L, ठीक है। इसी से हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये इतना सारा हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे A जो था इसके इक्वल में πr² भी लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक स्टेप लिख दें πr²। क्यों लिखे πr², चूँकि एरिया जो होता है, एरिया किसके इक्वल होता है, चूँकि मेटल है, मेटेलिक वायर है ऐसे, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², इसलिए ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में क्या करते हैं, इसको आगे लेके जाएंगे और थोड़ा सा क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी होगा, ठीक है। जो हमारे चैनल में नए हैं तो वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कोशिश कीजिए एंड तक देखें हम, ठीक है। तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर होगा। चलिए थैंक यू।